नमस्कार दोस्तों। आज इस सेशन में फिजिक्स वन लाइनर सीरीज़ के अंतर्गत मैं गति विराम चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये सभी बिंदु, सभी पॉइंट्स आप सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो इसलिए इस सेशन को अंत तक अवश्य देखें। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गति क्या है। गति, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहा जाता है। अर्थात अगर कोई बिंदु है यानी कोई स्थान है, उस स्थान पर कोई वस्तु है और वह वस्तु समय में परिवर्तन के साथ साथ यानी कि समय में बदलाव के साथ साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, यानी उसके स्थान में जब परिवर्तन होता है तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। दूसरा है विराम, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विराम में कहा जाता है। यानी मतलब ये है कि जब कोई वस्तु, अगर हम देखते हैं कि अभी इस समय एक किसी खास स्थान पर है और कुछ देर बाद यानी कुछ समय के बाद भी उसी स्थान पर बना रहता है, यानी वह अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग विराम कहते हैं। अगला बिंदु है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाता है। जैसे कि माना जाए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अगर कोई वस्तु t समय के बाद इस A बिंदु से चलकर इस B बिंदु तक चला जाता है तो ये A से B का जो कुल लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाता है। अगला बिंदु है कि दूरी को एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी को हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एस, कैपिटल एस या स्मॉल एस के द्वारा सूचित करते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगला है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी किसी भी स्थिति में ऋणात्मक नहीं होगा। हर स्थिति में दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी के बाद है अगला पॉइंट, चाल यानी कि स्पीड। तो कहा जाता है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु प्रति इकाई समय में, यानी कि या तो 1 सेकेंड में, या तो 1 मिनट में, या तो 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वो वही उस वस्तु की चाल कहलाएगी। अगर कोई वस्तु 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का चाल जो है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड है। उसी तरह से अगर कोई वस्तु 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करती है तो कहेंगे कि उस वस्तु की गति जो है, चाल जो है 20 मीटर प्रति मिनट है। तो उसी तरह से अगर कोई वस्तु 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल को भौतिकी में v के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, यानी v द्वारा दर्शाया जाता है, और चाल का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर चाल के सीजीएस मात्रक की बात किया जाए तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। अगला पॉइंट है कि चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा जो सदिशों के जोड़ से संबंधित त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है वे सभी राशि अदिश कहलाते हैं। तो चाल के साथ भी वही है, चाल को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी इसी को लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, जहाँ v है जो चाल है, एस जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, और टी जो है समय है। चाल का बीमीय सूत्र जो होता है वो LT-1 होता है। कहीं कहीं इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है m0 L1 एंड T-1। ये भी चाल का बीमीय सूत्र कभी कभी किसी जगह पे लिखा रहता है। अब चाल का कहा जाता है कि चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसका चाल हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा प्लस में होगा। ये नहीं कहेंगे कि कोई वस्तु -10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि चाल का मान जो है हर स्थिति में ही धनात्मक होगा।
अगर कोई वस्तु गतिशील है। चाल के बाद आता है अगला पॉइंट विस्थापन। विस्थापन के बारे में कहा जाता है कि किसी गतिशील वस्तु की शुरुआती बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ए एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु चल कर जाता है, तो ये जो ए और बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है इधर से होकर के ए बी से, इसको बोलेंगे दूरी। ये वाला दूरी होगा और ये वाला विस्थापन होगा। ये होता है, यानी कि किसी बिंदु, जब कोई वस्तु गतिशील है तो उसके शुरुआती बिंदु यानी जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, जैसा कि ए बिंदु से चलना शुरू किया, और अंतिम बिंदु यानी जाकर वह बी बिंदु तक चला, तो ए और बी का जो अंतिम बिंदु है, तो इसी बिंदु के बीच को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी ए बी, ये सीधा इसको बोलेंगे विस्थापन। और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है यानी ए से बी तक जाने के लिए जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे हम लोग दूरी। अगला बिंदु है, कहता है विस्थापन को हम लोग एस के द्वारा सूचित किया जाता है। विस्थापन को भी फिजिक्स में एस द्वारा सूचित करेंगे। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जब दूरी की बात करते हैं तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कोई खास स्थान इस जगह से कितनी दूर है, तो आप सीधा बताओगे कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। लेकिन अगर वही पूछा जाता है कि कोई वस्तु एक खास बिंदु से, खास पॉइंट से कितनी दूर तक विस्थापित हुआ, तो उसको बताते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वह वस्तु किस दिशा में विस्थापित हुआ, और आपको बताना होगा कि 10 किलोमीटर उत्तर या 10 किलोमीटर दक्षिण या 10 किलोमीटर अपवर्ड या डाउनवर्ड या 10 मीटर, इस तरह से बताना होगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि विस्थापन में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, इसलिए यह जो है सदिश राशि है। विस्थापन का भी ये सही मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है, इसको स्मॉल एम कैपिटल में दर्शाते हैं। विस्थापन का बीमीय सूत्र एम होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, M1, सॉरी ये एम यहाँ पे मिसप्रिंट है, एम नहीं होगा। विस्थापन का जो है वो बीमीय सूत्र एल होता है, सिर्फ एल, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं M0, L1 एंड T0। ये भी विस्थापन का बीमीय सूत्र लिखा जा सकता है। अगला है वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, यानी कोई वस्तु जो है किसी खास पॉइंट के कंपेरिजन में पर सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कितना विस्थापित हो रहा है। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है एस अगर डिस्प्लेस्ड हो जाता है किसी पॉइंट से, तो इसका हम लिखेंगे कि वेलोसिटी जो है v इक्वल जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी S/T होगा। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है v S/T, यानी वेग इक्वल विस्थापन बटा समय, यानी S v/T, ये होता है। आगे कहा जाता है कि वेग को भी v द्वारा इंडिकेट करते हैं, और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का बीमीय सूत्र जो होता है वो L/T⁻⁻1 होता है। इसको हम जो है इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि वेग का जो है बीमीय सूत्र M0, L1 एंड T-1 भी होता है। अगला बिंदु है कि वेग बराबर विस्थापन बाई समय, यानी वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। अगला है बिंदु है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल ए द्वारा फिजिक्स में, और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें भी परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। त्वरण का बीमीय सूत्र L/T-2 होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M0, L1 और T-2। ठीक। अगला है कि त्वरण जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं कि त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कब होगा। कहता है जब किसी वस्तु पर त्वरण जो है उस वस्तु के वेग की दिशा में लगता है, यानी कि जब सेम दिशा में लगेगा तो उसका वेग जो है पहले के वेग से बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु का त्वरण जो है धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक उसके उल्टा जब किसी वस्तु का, अगर मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु है और इस दिशा में वो भी वेग से गतिशील है और त्वरण जो है इसके उल्टे दिशा में काम कर रहा है, तो इस स्थिति में वस्तु का वेग जो है घट जाएगा और त्वरण का मान जो होगा आपका वो निगेटिव होगा। सेम
अगर कोई वस्तु गतिशील है v वेग से और उस पे त्वरण का मान 0, मतलब इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, उस स्थिति में त्वरण का मान 0 होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने योग्य है कि त्वरण धनात्मक कब होगा और कब त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। त्वरण धनात्मक तब होगा जब किसी वस्तु पर त्वरण वस्तु के वेग की दिशा में काम करेगा, यानी वस्तु का वेग में वृद्धि होगा तो त्वरण धनात्मक होगा। और जब किसी वस्तु पर त्वरण जो है वस्तु के वेग की दिशा के विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी कि वस्तु के वेग में कमी आएगा, तो उस स्थिति में त्वरण को हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है, यानी कि उसको मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जब त्वरण वेग की दिशा में होता है तो उसे, यानी वेग का मान बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है, और जब त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है। मंदन के कारण वेग में कमी आती है। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एक समान वेग से गतिशील होता है ऑब्जेक्ट वस्तु, तो उसके स्थिति में त्वरण का मान 0 होता है। अब कहता है एक समान त्वरण के लिए गति के कुछ समीकरण दिए गए हैं। क्या क्या समीकरण होता है, जैसे देखते हैं कि v क्या है, यहाँ पे वेग होगा, a जो है त्वरण होगा, s जो है डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा, और t जो है टाइम होगा, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेग होगा। तो पहला समीकरण जो होता है गति का वो v = u + a × t होता है। और अगला है s = ut + ½ और उसके अगला है v² = u² + 2as। और एक ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, s nth वाला। ये कहा जाता है कि अगर कोई इस तरह का सवाल पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में कि कोई वस्तु जो है शुरुआती वेग मान लिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड है और वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगले 10 सेकंड तक के लिए त्वरित होता है, तो उसका 10वें सेकंड में वेग क्या होगा, यानी nth सेकंड में जब वेग निकालने की बात आए तो ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। Snth = u + 2n - 1/2। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है Snth = u + 2n - 1/2 होता है ये फॉर्मूला। Snth = u + a × 2n - 1/2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला पॉइंट है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। कहता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे गति करता है, वृत्ताकार पथ कहने का मतलब होता है कि इस तरह के पथ पर जब कोई वस्तु गतिशील होता है जिसका रेडियस r है, तो इस तरह के गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। एक समान वृत्तीय गति में कहा जाता है कि जब एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति भी कहा जाता है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। आप जानते हैं कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस बिंदु पर चल रहा है वो v वेग से, तो इस बिंदु पर इसका त्वरण का वेग का गति इस दिशा में होगा, लेकिन जैसे ही इस बिंदु आएगा दिशा बदल जाएगा, फिर ठीक उसी तरह से इस बिंदु पर दिशा अलग होगी। यानी हर एक बिंदु पर जब वृत्तीय गति में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका जो है वेग का दिशा बदलता रहता है। इसीलिए जब वेग में बदलाव होता है समय के साथ उसको त्वरण कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक समान वृत्तीय गति जो है त्वरित गति होता है, और एक समान वृत्तीय गति पर हमेशा उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, इस सेंटर की ओर, ये सेंटर है, सेंटर इस वृत्तीय पथ के, और उस त्वरण को हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी सरल रेखा में गतिशील होती है तो उस पर कोई त्वरण कार्य नहीं करता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सरल रेखा में चल रहा है, तो यानी कि सीधी रेखा में चल रहा है, सीधा इस तरह से चलता जा रहा है, तो इस पर कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा। जब एक समान गति से है तो उसका वेग एक समान रहेगा और कोई त्वरण उस पर कार्य नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्तीय पाथ पर चल रहा है तो इस स्थिति में इस पर हर सेकेंड हर टाइम पीरियड पे एक त्वरण कार्य कर रहा है उसके केंद्र की ओर, यानी कि सेंट्रीपिटल त्वरण यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। इसीलिए उसको हम लोग एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं। अगला है कोणीय विस्थापन क्या होता है। कहता है किसी वृत्तीय पाथ पर गतिशील वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच वृत्तीय पथ के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको इस प्रकार समझते हैं, कोणीय विस्थापन क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वृत्तीय पाथ है, इस वृत्तीय पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस बिंदु से A से चलना शुरू करता है और वो चलकर इस बिंदु B तक आता है। ये इस वृत्तीय पाथ का केंद्र है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों पाथ
इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को, यानी कि जहाँ से वस्तु चलना शुरू किया है उसको और जहाँ पर जाकर रुका है उसको जब मिलाते हैं तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हम देखते हैं कि वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है, थीटा या डेल्टा जो भी, और इसी कोण को हम लोग इस वस्तु का जो है कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पाथ पर गतिशील होता है और उस गति के अवस्था के दौरान वह जिस बिंदु से चलना शुरू करता है और जिस बिंदु पर जाकर रुकता है, और जब उन दोनों बिंदुओं को यानी शुरुआती या उसके अंतिम बिंदु को वृत्त के केंद्र से जब मिलाते हैं तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण थीटा या डेल्टा जो भी हो उस कोण को ही हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये वाला जो है कोण कोणीय विस्थापन होगा, तो इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। कहता है कोणीय विस्थापन को डेल्टा द्वारा इंडिकेट किया जाता है, थीटा द्वारा भी, डेल्टा थीटा भी इसको लिखते हैं इस तरह से, डेल्टा थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, रेडियन जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं RADIAN कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसको भी व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तथा यह सदिशों के जोड़ से संबंधित त्रिभुज नियम का पालन करता। कहता है कोणीय विस्थापन को द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसी कारण से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि बीमीय सूत्र जो होता है वो हम लिखते हैं M0 L0 एंड T0। दैट मीन्स ये बीमीय सूत्र ये बताता है कि इसमें द्रव्यमान का परिमाण 0, लंबाई का परिमाण भी 0 और समय का परिमाण भी 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन को हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कोणीय विस्थापन का बीमीय सूत्र जो होता है M0 L0 T0 होता है। यहाँ पे ये वेग नहीं, कोणीय विस्थापन होगा, ये विस्थापन। अगला पॉइंट है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। कहता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया मैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील होता है और उसके गति के शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु को जब हम उसके वृत्ताकार पथ के केंद्र से मिलाते हैं तो जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब कहा जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ना ओमेगा द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ओमेगा एक इंडिकेशन होता है और ओमेगा इज इक्वल टू होगा कोणीय विस्थापन यानी कि डेल्टा थीटा और बाई समय यानी कि टी, ये फॉर्मूला होता है कोणीय वेग का। आगे कहा जाता है कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और कोणीय वेग एक सदिश राशि है और कोणीय वेग का बीमीय सूत्र जो होगा T⁻⁻1 होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, M0 L0 एंड T⁻1, ये कोणीय वेग का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला है। कोणीय वेग का फार्मूला ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई टी। तो ये आज का सेशन था। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।